हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आप सबको पता है कि चैनल पर आपके बीए 6 सेम की क्लासेस चल रही थी, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे रूस की क्रांति की। रूस की क्रांति की जो है मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए थे, तो आज बारी है हमारे पार्ट 3 की, जिसमें मैं आज आपको रूस की क्रांति की घटनाएँ पढ़ाऊँगी और इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा रूस की क्रांति के प्रभाव। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्रांति की घटनाएं, किस तरह जो है क्रांति शुरू हुई, क्या क्या घटनाएं हुई इस क्रांति के दौरान। तो क्रांति का प्रारंभ तथा जारशाही का अंत। इस वीडियो को देखने से पहले के पार्ट्स देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। और आपको पता है आपकी डेट शीट आ गई है, ठीक है, डेट शीट आपकी आ गई है। मई में आपका एग्ज़ाम है, तो बस कमर कस लीजिए और अपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। चलिए, क्रांति का प्रारंभ तथा जारशाही का अंत। क्रांति की जो शुरुआत थी वो अप्रत्याशित थी। भुखमरी से जो तंग बिल्कुल आ गए थे लोग, बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे भुखमरी से, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें रूस को जो है धकेला गया था। तो जो आम जनता थी बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि भुखमरी से परेशान हो रही थी। और इस समय क्या हुआ कि 23 फरवरी, या आप 8 मार्च भी कह सकते हैं, 23 फरवरी याद रखेंगे क्योंकि फरवरी क्रांति है। पिट्सबर्ग में जो आपके श्रमिक थे उनकी हड़ताल हुई और जो ये भीड़ है आपके सड़कों पर जो है रोटी के नारे लगाते हुए लूट मार करने लगी, क्योंकि ये आपकी भूखमरी से तंग हो रही थी। तो रोटी की ही बात होगी। देखिए, रोटी दो और अत्याचारी शासन का नाश हो, तो ये सभी जो नारे देने लगे, जो श्रमिक थे ना सेंट पीटर्सबर्ग के, तो वो ये नारे देने लगे थे। और इस पूरे जुलूस में आपको औरतें भी दिखेंगी, ठीक है, औरतें भी इस पूरे जुलूस में आपको शामिल होते हुए दिखी। और 2 दिन बाद ही पीटर्सबर्ग के सभी कारखानों में जो है हड़तालें शुरू हो गई थी। मजदूरों ने क्या किया, पुलिस से, जो उस समय पुलिस कर्मचारी थे, उन सब से जो है हथियार को छीन लिया। और जो क्रांतिकारियों के दमन के लिए जो भेजी गई सेना थी, वो पुलिस के विरुद्ध क्रांतिकारियों से क्या करी, मिल गई, ठीक है। जो सेना भेजी गई थी कि जो वो क्रांति कर रहे थे उनका दमन करने के लिए सेना भेजी गई, लेकिन वो जो सेना है वो भी क्रांतियों के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ सेना भी मिल गई। ड्यूमा को भंग करके सेना और मजदूर प्रतिनिधियों ने मिलकर क्रांतिकारी सोवियत नामक परिषद का गठन कर लिया, ठीक है। ड्यूमा एक तरह से कह सकते हैं कि आपका एक, कहते हैं ना कि आपको एक आदेश दे दिया कि आपने ये काम करना है। तो ड्यूमा को उस समय भंग कर दिया और जो उस समय की सेना थी, जो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए आई थी, जो मजदूर थे वही क्रांतिकारी थे। और इस समय जो आपकी सेना और मजदूर थी, ये दोनों मिलकर, इनके जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने सबने मिलकर एक क्रांतिकारी सोवियत नामक परिषद का गठन कर लिया। अच्छा, इस अपगठन में क्या था कि इस संस्था में ऐसा क्या था, तो कि जो इस संस्था के जो सदस्य थे ना, उन्होंने ड्यूमा के सदस्यों से मिलकर अस्थायी जो सरकार है बनाई, ठीक है। ड्यूमा के भी सदस्य थे, ड्यूमा को भंग किया उन्होंने पहले, फिर ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर एक अस्थायी जो है इन्होंने सरकार बनाई, जो ये संस्था जो है आपके मजदूर और सेना को मिलकर बनाई गई थी। इनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने मिलकर ये बनाई थी। तो आगे क्या हुआ, 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय ने अपने भाई के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया। डेट आप याद रखेंगे, 15 मार्च क्या थी, 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय ने अपने भाई के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया। लेकिन जो उसका भाई था जार निकोलस द्वितीय, इसने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अस्थायी सरकार के अधिकांश सदस्य गणतंत्र के पक्ष में थे। जो यहाँ पर आपको अस्थायी सरकार जो बनाई गई थी ना ड्यूमा के सदस्यों द्वारा, ये क्या थे, ये चाहते थे कि गणतंत्र हो, जैसे आज हमारा गणतंत्रीय राज्य है, तो गणतंत्र के पक्ष में थे, ठीक है। इस प्रकार रूस में रोमनोव वंश के जारशाही शासन का अंत हो गया और नई क्रांतिकारी सरकार की स्थापना हुई। यह क्रांति रूस के इतिहास में फरवरी क्रांति कहलाती है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय था, उसने सिंहासन को त्याग दिया लेकिन नहीं स्वीकारा। लेकिन जो ड्यूमा था, तो ड्यूमा के जो सदस्य थे वो क्या चाहते थे, गणतंत्र के पक्ष में थे। तो इससे क्या हुआ, जो रोमनोव वंश था उसका जो जारशाही, जिसका रूस पे बहुत ज़्यादा अधिकार था, वो अंत हो गया। तो जब अंत हो गया तो नई क्रांतिकारी सरकार की जो है स्थापना हो गई। अब जो एक क्रांति है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं फरवरी क्रांति, ठीक है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अस्थायी सरकार को पढ़ते हैं।
अब ये अस्थायी सरकार कैसी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट कैसी थी। अब जो अस्थायी सरकार जो बनाई गई थी ये एक मिलीजुली सरकार थी, ठीक है, परंतु इसमें बोल्शेविक जो है शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री आपने याद रखना है, उस समय का जो पीएम था इस सरकार का कौन था, प्रिंस लवाव। कौन था, प्रिंस लवाव। और अन्य मंत्री जो थे मध्यवर्गीय उदारवादी दलों से थे। इसमें एक इतिहासकार है, उसके बारे में आपने पढ़ना है, जो जिसका नाम है लिप्सन। उसने क्या कहा था, लिप्सन ने कहा था कि जार से शासन सत्ता मजदूरों ने छीनी थी, ठीक है, मजदूरों ने ही छीनी थी ना, वो तो सैनिक तो बाद में आए थे। जो जार से शासन सत्ता मजदूरों ने छीनी थी, उन्होंने तुरंत उसे मध्यम वर्ग को सौंप दिया। मजदूरों ने क्या किया, मध्यम वर्ग को सौंप दिया। इस सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं करके जन असंतोष को शांत करने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो सरकार थी मिलीजुली सरकार थी। घोषणाओं में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई, राजबंदियों को छोड़ दिया गया, निर्वासित लोगों को देश में आने की अनुमति दे दी। जिनको कहते हैं ना कि आपको देश निकाला दे दिया, तो उनको कहा कि आप देश में आ जाओ। मजदूरों को संघ बनाने और हड़ताल करने का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि इसके लिए भी उनको रोक थी। यहूदी विरोधी कानूनों को निरस्त किया गया और ग्रीक चर्च के विशेषाधिकार जो है समाप्त कर दी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार दिए जाते थे। समझ गए होंगे आप। अस्थायी सरकार कैसी थी, आपकी मिलीजुली सरकार थी। प्रधानमंत्री आपने याद रखने हैं, प्रिंस लवाब। और जो अन्य मंत्री थे वो मध्यवर्गीय आपके उदारवादी दलों से थे। लिप्सन का आप इतिहासकार इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि पीछे आपके जारशाही का अंत कैसे हुआ और क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक है। अब जानेंगे हम अगला कि अस्थायी सरकार में मतभेद किस प्रकार हुआ। अब जो अस्थायी सरकार हमारी बन गई थी, ये कुछ सैद्धांतिक मतभेद थे। दो तरह की इसमें सरकार थी, एक तो थी उदारवादी विचारधारा की और दूसरी थी समाजवादी विचारधारा की। पहली कौन सी थी, उदारवादी, और दूसरी थी समाजवादी। ये आप याद रखेंगे कि क्या दो तरह की आपकी अस्थायी सरकार थी। उदारवादी जो विचारधारा के जो मध्यवर्गीय मंत्री थे वो देश में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के पक्ष में थे। मध्यवर्गीय जो मंत्री थे क्या करते थे, वो राजतंत्र जो है स्थापित करना चाहते थे संवैधानिक रूप से, जिसमें व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता भी हो, संपत्ति भी हो, बिल्कुल उसकी गारंटी दी जाए कि हम जो बोलेंगे वो सही होगा। जो भूमि की समस्याएं इस समय जो उत्पन्न हो रही थी उनको सुलझाना भी इसमें वैधानिक ढंग से हो, और जो भी आपने मित्र राष्ट्रों को वचन दिए हैं उसको आप पूरी तरह से निभाएंगे। उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे ये चाहते थे। दूसरी ओर जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो इनके प्रतिनिधि थे, वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो मजदूर हैं, सैनिक परिषद हैं, बड़ी जो ज़मींदार थे, उनको भूमि को बिना मुआवजे कृषकों में बांट दे, उनको कोई मुआवजा ना देना पड़े और किसानों में बांट दिया जाए। महत्वपूर्ण धोखे पर सरकार का नियंत्रण हो और तुरंत रूस को युद्ध से अलग हो जाए, जो कि नहीं हो रहा था। सरकार से बाहर मजदूर और सैनिक सोवियत युद्ध का विरोध कर रही थी, अतः विदेश मंत्री तथा युद्ध मंत्री को जो है आपका त्यागपत्र देना पड़ा और गुश्काव की जगह केरेस्की को युद्ध मंत्री बनाया गया। समझ रहे हैं आप। आपके जो समाजवादी विचारधारा के प्रतिनिधि थे वो ये चाहते थे कि जो बड़ी ज़मींदार हैं उनकी भूमि को आप उसमें कोई मुआवजा ऐड ना करें और आप किसानों में बांट दें। दूसरा, जो भी आपके महत्वपूर्ण उद्योग उस समय के थे उस पर पूरा जो अस्थायी सरकार थी उसी का नियंत्रण हो, और जो रूस को तुरंत आप युद्ध से अलग कर दो। और क्या चाहते थे, और ये चाहते थे कि सरकार से बाहर मजदूर और सैनिक सोवियत युद्ध का विरोध कर रही थी, ठीक है। सरकार से बाहर जाके जो मजदूर थे और सैनिक जिन्होंने मिलकर आपकी अस्थायी सरकार बनाई थी उस युद्ध का विरोध कर रही थी, और विदेश मंत्री और जो समय के युद्ध मंत्री थे उनको त्यागपत्र देना पड़ा। गुश्काव की जगह आपके केरेस्की को युद्ध मंत्री बनाया गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे, है ना आसान। आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति, इसमें जो है अक्टूबर 1917 में रूस में एक और क्रांति हुई। अभी हमने फरवरी क्रांति के बारे में पीछे पढ़ा, ठीक है। अब हम जानेंगे बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति, जो कि आपकी अक्टूबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1917 में। अक्टूबर 1917 में रूस में एक और क्रांति हुई थी जिसे आप बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था? बोल्शेविक दल ने किया था। किसने किया? बोल्शेविक दल ने।
क्योंकि जो फरवरी क्रांति थी ये अप्रत्याशित थी। यह क्रांति बोल्शेविक दल के जो नेता थे लेनिन की योजना के अनुरूप थे। देखिए आप लेनिन को देख सकते हैं। तो ये जो लेनिन था ना, इसके अनुरूप थी योजना, पूरी की पूरी इसके थ्रू बनाई गई थी। फरवरी क्रांति जब हुई थी तो उस समय जो ये लेनिन था ये रूस में नहीं था, वह अप्रैल में रूस आए थे, फरवरी में नहीं आए थे, अप्रैल में आए थे। और अपने प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस के बोल्शेविक क्रांति का पथ प्रदर्शन इन्होंने किया। इस थीसिस में उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रांति की पहली अवस्था में जो सत्ता थी वो पूंजीवाद के समर्थकों के हाथ में चली गई थी, क्योंकि जो सर्वहारा वर्ग था पूरी तरह से संगठित और सचेत नहीं था। जो सत्ता उस समय थी रूस की, वो पूंजीवादी के हाथ में चली गई थी, समझ रहे हैं। और जो आपका मध्यवर्गीय वर्ग था वो पूरी तरह से एकदम से इतना कह सकते हैं कि संगठित नहीं था, सचेत नहीं था भाई, कि कॉन्शियस नहीं था भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। अब आप बात करेंगे दूसरी अवस्था में बात करते हैं, क्योंकि जो बात हो रही है आपकी अप्रैल थीसिस की हो रही है। अब इसमें जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि सर्वहारा और गरीब किसानों की परिषदों के हाथ में आ गई। ठीक है, जो सत्ता थी वो सर्वहारा और गरीब किसानों के परिषदों के हाथ में आ गई। और अस्थायी सरकार का समय पहली से दूसरी क्रांति के क्रम में जो है परिवर्तन का समय है। आप देख सकते हैं जो पहली आपकी अवस्था थी उसमें पूंजीवाद था प्रथम, और सेकंड जो प्रायोरिटी दी जा रही थी कि कहा जा रहा था जो आपका सर्वहारा वर्ग है पूरी तरह से सचेत नहीं था। लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ग आया तो उसमें क्या हुआ, दूसरी अवस्था आई, उसमें जो आपका सर्वहारा था और गरीब किसान थे ये पूरी तरह से आपके कह सकते हैं कि हाथों में आ गई थी। और जब एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में जाते हैं, ये तो चलो मतलब कि सत्ता की बात हो रही है, जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस तो होंगे ही होंगे, ये तो अंडरस्टूड है। शीघ्र ही सरकार ने मंत्रियों की नीतियों का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद मजदूरों और किसानों की परिषदों का राज कायम हो जाएगा, बिल्कुल होगा। लेनिन ने नारा दिया सारी शक्ति जो है सोवियतों को दो। ये आपने जो लाइन है याद रखनी है। अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते जो मजदूर थे, किसान थे, सैनिक थे, ये सभी इनकी परिषद ने मेंशेविकों और अस्थायी सरकार में शामिल दलों का प्रभाव बहुत कम हो चुका था। समझ रहे हैं आप कि जब इतना काम हो गया तो जो ये तीनों थी इस समय जो है लेनिन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी कि बोल्शेविक से रिलेटेड था ना, बाकी चीज़ों का प्रभाव कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा था, अस्थायी सरकार का परिवर्तन हो रहा था। और अस्थायी सरकार में आपके कौन कौन थे, मजदूर और सैनिक। अब इसमें किसानों को भी उन्होंने ऐड कर लिया और इस तरह क्या हुआ, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ चुका था। अब निर्णायक कार्रवाई करने का समय आ गया था। कह सकते हैं 23 अक्टूबर या कैलेंडर के अनुसार के 5 नवंबर को बोल्शेविक दल की कार्यकारी ने सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता प्राप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, आपके साथ आपके शस्त्र भी होंगे। सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता प्राप्त करने का निर्णय लिया। किसने लिया? बोल्शेविक दल ने। वे 25 अक्टूबर को होने वाले अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन से पहले इस योजना को कार्यान्वित करना चाहते थे। 25 अक्टूबर को आपके अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन होने वाला था, उससे पहले ये इस चीज़ को कायम करना चाहते कि जो सत्ता थी वो उनके हाथ में आ जाए। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इतना तो आप समझ गए होंगे ना कि बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति क्यों है, कैसे है, किसने स्टार्ट करी और पहली अवस्था में कैसी थी, फिर सेकंड अवस्था उसमें कैसी थी। तो ऐसा इस जो सरकार था उसका क्रम जो है परिवर्तन आपको कैसे मिला। जब परिवर्तन शुरू होने लगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बोल्शेविक का उसमें प्रभाव पड़ गया। अब एक निर्णायक कार्रवाई को पढ़ लेते हैं। जैसे आपको बताया गया कि 23 अक्टूबर को बोल्शेविक दल ने कार्यकारिणी सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता स्थापित करनी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब 23 अक्टूबर को बात हुई तो केरेस्की सरकार ने, जो आपने पीछे पढ़ा, उसने बोल्शेविकों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। युद्ध मंत्री था ना, नया बना था, तो इसने जो है बोल्शेविकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। परंतु इस समय तक बोल्शेविक अपनी पूरी तैयारियां कर चुके थे कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। 24-25 अक्टूबर को रात को बोल्शेविकों के लाल रक्षकों का तथा उसके समर्थक सैनिकों ने मिलकर टेलीफोन केंद्र, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बिजली घर, नेशनल बैंक आदि सभी प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि हमने 25 अक्टूबर से पहले ये सारे काम करने हैं। 25 अक्टूबर को प्रातः सुबह ही केरेस्की राजधानी छोड़कर भाग गया था, जो कि आपका युद्ध मंत्री था। उसने क्या किया था, बोल्शेविकों पर गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। लेकिन ये बात हो रही है आपकी 23 अक्टूबर की, और 25 अक्टूबर को वो राजधानी छोड़कर चला गया था। और अस्थायी सरकार के जितने भी सभी मंत्री थे उनको बंदी बना लिया गया। इस प्रकार कुछ ही घंटों में बिना रक्त बहाए बोल्शेविकों का रूस की राजधानी जो पिट्सबर्ग थी उस पर अधिकार कर लिया गया
और ये आपकी एक रक्तहीन परंतु सशस्त्र क्रांति थी। देखिए, इसमें किसी का खून नहीं बहा, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उन चीज़ों पे अधिकार किया गया। 23 अक्टूबर को जो केरेस्की की सरकार थी, ये कुछ और चाह रही थी कि उनको गिरफ्तार कर ले, लेकिन 25 अक्टूबर की सुबह ही वो राजधानी छोड़ के चले गए। अस्थायी सरकार जो उस समय जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आप ऊपर पड़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा कम होने लगा, तो इस समय उनके जो अन्य मंत्री थे उनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, और इस तरह बोल्शेविकों का रूस की राजधानी पिट्सबर्ग पर अधिकार हो गया। नेक्स्ट है आपका नई सरकार का गठन। 25 अक्टूबर को ही अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन का अधिवेशन शुरू हुआ, जैसे होना था, और इसमें आपके 649 प्रतिनिधियों और 390 आपके बोल्शेविक थे। बोल्शेविक नेता जो था उस समय आपका लेनिन था। लेनिन इसमें उपस्थित होते ही इन्होंने 2 प्रस्ताव रखे। कितने प्रस्ताव रखे? 2। इसमें क्या किया? 2 प्रस्ताव इन्होंने रखे और वो हो गए पास। पहला क्या था कि रूस जो है प्रथम विश्व से अलग किया जाए। ठीक है, जिसके कारण इतनी महामारी हो रही थी, तो लेनिन ने सबसे पहले काम किया कि जो रूस है उसको प्रथम विश्व से हम अलग कर दें। दूसरा था कि जो आपकी भूमिपति थे उनकी ज़मीन बिना मुआवजे की छीन ली जाए। उनसे कोई मुआवजा न लो, लेकिन बस उनकी ज़मीन को छीन लो। 26 अक्टूबर को लेनिन की अध्यक्षता में आपकी मंत्री परिषद बनाई गई। 25 अक्टूबर की ये बात हो रही है। 26 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट डे ही एक मंत्री परिषद बनाई गई और ट्राटस्की को विदेश मंत्री और स्टालिन को राष्ट्रीय जातियों का मंत्री बनाया गया। ये अब चीज़ आपने याद रखनी है। युद्ध मंत्री आपको याद हो गया था केरेंस्की, तो ट्राटस्की इसको बनाया गया विदेश मंत्री और स्टालिन को बनाया गया राष्ट्रीय जातियों का मंत्री। इस तरह ये आपके युद्ध की घटनाएं थी और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रांति के प्रभाव। इस तरह ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। और मैं आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर है आपको मैंने पढ़ाना है इटली का, क्योंकि क्लास में मैं आपको करवा रही हूँ। ये चैप्टर हमने क्लास में पूरा कर लिया था, लेकिन कुछ पार्ट रह गया, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं हांसी से हूँ, ST कॉलेज में मैं हिस्ट्री के लेक्चरार हूँ। तो मैं उन स्टूडेंट्स के पर्पज़ से कर रही हूँ, लेकिन आप भी जो मुझे देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट को चेकआउट करते रहें, क्योंकि मैं आपको लास्ट में मैराथन दूंगी। मतलब मैं नोट्स बनाऊंगी और मैं आपको उसमें समझाऊंगी कि इसमें ऐसा क्या था, इसमें कैसा क्या था, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है बिल्कुल पास नहीं है, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। ठीक है, तो हमने तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ ही रहे हैं। चलिए, अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका सपोर्ट। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो अच्छी वीडियोस और भी देखने को मिलेंगी। आप जो हैं BA फाइनल के स्टूडेंट्स, आप कहीं और भी शेयर करें जिनको इनकी नीड है। हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो आपके ठीक 15 दिन बाद है, मैं इनको 15 दिन ही कहूँगी। तो 15 दिन के बाद है वो, अगर अभी से भी ये 20-20 मिनट की क्लासेस पढ़ लेते हैं डेली बेसिस पे, तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लग जाएंगे और आप कुछ लिख सकेंगे। ठीक है, चलिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है और मैं अभी अपडेट कर दूँगी, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।